बच्चों दो लेक्चर्स हम लोग फ्रिक्शन के ले चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने एकदम बेसिक एक्सप्लेन किया था आपको। सेकंड जो लेक्चर था मेरा उसमें थोड़ा सा हम लोगों ने सवाल स्टार्ट किए थे। थर्ड लेक्चर है, आज भी हम लोग नॉर्मल सवाल करने वाले हैं। फोर्थ लेक्चर में थोड़े हाई लेवल सवाल करेंगे और उसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें मैं समझाऊंगा आपको 2 ब्लॉक प्रॉब्लम, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। आगे बात समझ में। अभी आप ही की शीट का, आप ही बच्चों की किसी की शीट का क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये एक इस टाइप का ब्लॉक है जिसको मैंने बोला ब्लॉक बी। इस ब्लॉक बी का मास कितना है 12, ठीक है। ये एक आइडियल स्ट्रिंग से होता हुआ जुड़ा हुआ है, पुली से होता हुआ एक दूसरे मास सी से जुड़ा हुआ है जिसका मास मुझे पता नहीं है m0, मुझे फाइंड करना है। किस कंडीशन में फाइंड करना है उसकी आगे बात करते हैं। आगे ये ब्लॉक है ए जो इस वाले ब्लॉक के साथ रेस्ट में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके और इसके बीच में ये जो सरफेस है उसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है म्यू। आगे बस समझ में, इसके और इसके बीच का सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है म्यू, और ब्लॉक बी और ग्राउंड के बीच का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो कितना है 0, यानी वो स्मूथ है, यानी वो स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है। यस ऑब्वियसली। अब यार बड़ा सवाल बनता है क्या? बड़ा सवाल ये बनता है कि ये वाला ब्लॉक इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में कैसे रह सकता है हवा में लटका हुआ? बहुत ज्यादा नीचे होगा, उसके एक वैल्यू की निकालेंगे। सेम प्रोफाइल का क्वेश्चन मैंने आपको एनएलएम में कराया था, जहां पे हमारी उसका बुक एससीबी का क्वेश्चन था वो, जहां पे एक ट्रायंगुलर ब्लॉक था, याद करो, एक स्ट्रिंग से जुड़ा होकर पुली से होता हुआ दूसरा ब्लॉक लटका हुआ था। ट्रायंगुलर ब्लॉक में एक छोटा ब्लॉक रखा हुआ था और उसका एक्सेलरेशन a = g tan थीटा था। तब स्मॉलर ब्लॉक जो था वो वैच के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहता। उसी टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। आगे बस समझ में, उसी टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। यानी ये इतना तेजी से ए एक्सेलरेशन से आगे जाए कि ये वाले ब्लॉक पे सूडो लगेगा पीछे। जब सूडो जो लगेगा इस ब्लॉक पे पीछे लगेगा तो एक नॉर्मल भी लगेगा आगे। तो बेसिकली ब्लॉक अगर नीचे खिसकना चाहेगा तो ये वाला फ्रिक्शन उसे खिसकने नहीं देगा। समझ में आया कैसे? ये ऐसा मान के चलो कि ये, ध्यान दीजिए, ये मेरा बी ब्लॉक है, ये मेरा ए ब्लॉक है। आगे बात समझ में। अगर बी ब्लॉक आगे तेजी से जा रहा है तो एक तरह से जो ए ब्लॉक है उसके पीछे की तरफ सूडो लग रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा? अब अगर ये ए ब्लॉक जो है वो नीचे फिसलना चाहे तो इस ए वाले ब्लॉक पे देखो, अगर ए ब्लॉक ऐसे नीचे फिसलना चाहे तो ए ब्लॉक में फ्रिक्शन कितना लगेगा ऊपर की तरफ। अगर वो फ्रिक्शन mg को बैलेंस कर लिया तो जो ब्लॉक ए है वो बी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रह पाएगा क्या? बस मुझे वो एक्सेलरेशन निकालना है, मेरा काम हो जाएगा। समझ में आया क्या बेटा? तो देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने मान लिया सी का मास जो है वो m0 है। कितना है? सी का मास m0 है। तो देखिए हम लोग कह सकते हैं एफडी बनाना स्टार्ट करते हैं। m0 जी लगेगा नीचे, m0 जी नीचे लगा, इस वाली ब्लॉक पर टेंशन लगा T ऐसे ऊपर, और इस वाले सिस्टम पर टेंशन लगा T आगे की तरफ। आगे बात समझ में। अभी सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि ये ए ब्लॉक बी ब्लॉक के रेस्पेक्ट में क्या रहना चाहिए? रेस्ट में रहना चाहिए। यानी ए और बी के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है। जब भी दो ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होता मैं उसको सिस्टम कंसीडर कर लेता हूं। मैंने बोला ये मेरा पूरा का पूरा क्या हो गया? पहले भी किया है ऐसा अपन ने बहुत बार, पूरा का पूरा सिस्टम हो गया ये। समझ में आ रहा बेटा तेरे को? मैंने बोला अगर ये वाला ब्लॉक नीचे ए एक्सेलरेशन से गया तो ये पूरा का पूरा सिस्टम कितने एक्सेलरेशन से जाएगा आगे? ए एक्सेलरेशन से। समझ में आया क्या? इस वाले ब्लॉक के लिए देखो नीचे की तरफ इक्वेशन जो बनी वो क्या बनी? m0g minus t is equal to m0 into a। इक्वेशन 1, यस और नो? ये पूरा का पूरा सिस्टम जिसका मास कितना है 2m plus m 3m। 3m को आगे कौन लेके जा रहा है? टेंशन लेके जा रहा है ना। यहाँ पे तो कोई फ्रिक्शन है नहीं। अगर यहाँ पे भी कोई फ्रिक्शन होता तो मैं इसको डील करता, पर अभी यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। इतना समझ में आता है। तो जो t है वो क्या हो जाएगा 3m into a, इक्वेशन 2। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? पक्की बात है। अब देखिए ये मेरा नॉर्मल काम हो गया। अब एक काम करो, सॉल्व को थोड़ा इजी करने के लिए आप क्या करो, इस बी ब्लॉक पे जाके बैठ जाओ। अरे बी ब्लॉक पे जाके बैठ जाओ, ये तो बताता सूडो में। अगर मैं बी ब्लॉक पे जाके बैठ गया, अगर मैं बी ब्लॉक पे जाके बैठ गया तो ऐसा मान सकता हूं कि बी ब्लॉक जो फ्रेम है वो क्या हो गया? रेस्ट में आ गया। जब वो रेस्ट में आ गया तो यहां पर ये बेचारा स्मॉल m जो है, ये ए ब्लॉक है, उस ए ब्लॉक पे m a किधर लगाना पड़ेगा मुझे? सूडो। अरे पीछे लगाना पड़ेगा क्या? सूडो किधर लगता है? सूडो हमेशा फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट लगता है। तो इस वाले ब्लॉक पे ma लगा पीछे। हम लोग को पता है
mg लगाएगा इधर, ये वाला ब्लॉक इस पे नॉर्मल लगाएगा नीचे, और अगर ये ब्लॉक बेचारा नीचे आना चाहेगा तो इस वाली सरफेस पे जो फ्रिक्शन लगेगा म्यू किधर लगेगा, ऊपर। हाँ या ना बोलो बेटा, ठीक है। अब अगर ए ब्लॉक रेस्ट में रहना चाहिए इसके रेस्पेक्ट में, तो मैं बोल सकता हूं एम ए किसके बराबर होना चाहिए, एन के बराबर होना चाहिए, एम ए किसके बराबर होना चाहिए, एन के बराबर होना चाहिए, और जो म्यू एन है वो किसके बराबर होना चाहिए, एम जी के बराबर होना चाहिए। क्या पक्की बात है, एन का वैल्यू उठा के मैं यहां से डाल दूं तो यहां से हो गया म्यू, एन कितना हो जाएगा बेटा, एम ए हो जाएगा इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा, एम से एम कट गया तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ गया, जी बाय म्यू। यानी अगर एक्सेलरेशन जी बाय म्यू होगा तो बेचारा ए ब्लॉक बी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रह पाएगा। इस एक्सेलरेशन पहले मैं इक्वेशन 1 और 2 में टी का वैल्यू उठा के मैं यहां डाल दूं तो ये हो जाएगा एम नॉट जी माइनस 3 ma इज इक्वल टू एम नॉट ए। समझ में आता बेटा इतना? तो यहां से ये हो जाएगा एम नॉट, यहां से इसको उधर लिया आया तो क्या बचा, g माइनस ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एम ए। तो यहां से हो गया, मुझे एम नॉट निकालना है तो हो जाएगा g, एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना होगा, एक्सीलरेशन का g बाय म्यू इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए एम, और ये हो जाएगा g बाय म्यू। अरे समझ में आ रहा बेटा, कोई दिक्कत नहीं? तो यहां से ये हो गया एम नॉट, जी मैंने ले लिया कॉमन, तो कितना हो जाएगा म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एम जी बाय म्यू। आगे बात समझ में? तो यहां से जी कैंसिल हो गया, म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, एम नॉट का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 3m अपॉन म्यू माइनस 1। क्या वैल्यू आ जाएगा, 3m अपॉन म्यू माइनस 1। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए, एक वायर है, उस वायर को बैंड किया है मैंने पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई के फॉर्मेट में। सुनिए ध्यान से, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई के फॉर्मेट में। आपके पास एक बीड है, आपके पास एक बीड है, उस बीड को मैंने इसमें पिरोया हुआ है। बीड और पैराबोला के बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो कितना है, म्यू। बीड और पैराबोला के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है, म्यू। अगर मैं उसे उठा के ऊपर ले गया तो वापस फिसल के नीचे आ जाएगा, फ्रिक्शन तो लग रहा होगा। तो उसने ये बोला है कितनी मैक्सिमम हाइट पर मैं उसको लेके जाऊं, वो मैक्सिमम हाइट मुझे बतानी है जहां पर वो रेस्ट में रहे। क्या बोला सवाल ने, वो मैक्सिमम हाइट मुझे बतानी है जहां पर वो बीड रेस्ट में रहे। अरे कैसे नहीं रहेगा बेटा, आप एक बात बताओ, वही इंक्लाइन प्लेन वाला सवाल नहीं हो गया? इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे एंगल कम था तो फ्रिक्शन एनफ था, रोका हुआ था। जैसे जैसे उनका इंक्लिनेशन बढ़ाते जाएंगे एक पर्टिकुलर कंडीशन में जो एफएस और एफएस मैक्स पहुंच जाएगा तब तक वो रेस्ट में रहेगा। उसके बाद अगर मैंने इंक्लिनेशन बढ़ा दिया तो क्या होगा, एफएस मैक्स इतना इनफ नहीं होगा कि उसे रोक पाए। तो देखो अगर बीड यहां पर होगा तो उसका थीटा जो होगा कुछ कम होगा, बीड थोड़ा और ऊपर पहुंचा तो उसका थीटा ज्यादा होगा। तो मुझे पूछा है वो मैक्सिमम हाइट जहां पर जो बीड है वो रेस्ट में रहे। जहां पे बीड का वो मैक्सिमम हाइट जो होगा वहां पर फ्रिक्शन का जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम पहुंच चुका होगा, है ना। उससे ज्यादा लगेंगे तो उससे ज्यादा बढ़ नहीं पाएगा, बेचारा वापस से टपक के फिसलता हुआ नीचे आ जाएगा। तो मैंने बोला यहां पर कहीं है वो, समझ में आया, वो यहां पर कहीं है, यहां पर उसकी हाइट जो है वो क्या है, मैक्सिमम से ज्यादा पे वो क्या वापस नीचे आ जाएगा। इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका मैक्सिमम वैल्यू म्यू पहुंच चुका होगा, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं थीटा बढ़ रहा है। देखो ना, यहाँ पे थीटा कम है, यहाँ पे थीटा ज्यादा, यहाँ पे थीटा ज्यादा, यहाँ पे थीटा ज्यादा, तो नीचे खींचने वाला फोर्स बढ़ रहा है, नीचे खींचने वाला फोर्स बढ़ रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। बट एक कंडीशन में तक ही तो स्टैटिक बढ़ सकता है बेचारा। अगर और ज्यादा लगे तो थीटा और बढ़ गया, और बढ़ गया तो खींचने वाला फोर्स और ज्यादा बढ़ गया, उसके बाद स्टैटिक बढ़ नहीं सकता तो वापस से नीचे फिसलता हुआ आ जाएगा। आया समझ में क्यों रेस्ट में रहना चाहेगा? तो देखिए यहां पर ये हो जाएगा मोशन का डायरेक्शन, ठीक है, और ये हो जाएगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। यहां पे बेचारा मेरा बीड है, क्या mg लगेगा नीचे? अरे mg लगेगा नीचे, पक्की बात है। जब mg लगेगा नीचे तो बॉडी नीचे फिसलना चाहेगी तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, स्टैटिक लग रहा है, और इस हाइट पे वो मैक्सिमम पहुंच चुका, कितना पहुंच चुका है, म्यू एन। आगे बात समझ में, जो नॉर्मल लगेगा
वो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, तो इस डायरेक्शन में लग गया नॉर्मल। अब देखो नॉर्मल और म्यू एन तो ऑलरेडी मोशन के पैरेलल है, एंटी पैरेलल है और परपेंडिकुलर इन डायरेक्शन में है, बट mg नहीं है, तो मुझे mg को क्या डिवाइड करना रहेगा क्या रे? जब मेरे को डिवाइड करना रहा तो मुझे ये बताइए, अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूं तो ये एंगल 90, तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा, ये 90 था, ये 90 माइनस थीटा था, तो ये एंगल कितना हो गया थीटा। अब देखो ये mg है, mg का इधर कंपोनेंट कितना हो गया बेटा mg cos थीटा हो गया क्या, और mg का इधर की तरफ जो कंपोनेंट है जो इधर की तरफ आ रहा है वो कितना हो जाएगा mg sin थीटा हो जाएगा क्या। अगर बॉडी रेस्ट में रहनी चाहिए यहाँ पे तो म्यू एन किसके बराबर होगा mg sin थीटा के बराबर होगा, नॉर्मल सा सवाल है, और नॉर्मल किसके बराबर होगा mg cos थीटा। तो यहां से जो आपका म्यू एन हो जाएगा, म्यू एन जो हो जाएगा वो हो जाएगा mg sin थीटा, दिस इज द इक्वेशन 1, और आपका नॉर्मल का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, नॉर्मल का वैल्यू हो जाएगा mg cos थीटा, दिस इज द इक्वेशन 2। नॉर्मल का वैल्यू उठा के यहां डाल दिया तो म्यू ये हो जाएगा mg cos थीटा इज इक्वल टू mg से mg कैंसिल हो गया, तो यहां से तो tan थीटा किसके बराबर हो गया म्यू, इक्वेशन 3। थीटा तो आ गया मेरे पास, बट यहाँ पे tan थीटा मुझे पता नहीं है। जब tan थीटा मुझे पता नहीं है, हमको tan थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अरे कैसे निकाले, अगर इंक्लाइन प्लेन होता तो हर जगह सेम होता, बट एक कर्व है, कर्व पे जो थीटा होगा tan थीटा क्या होगा, अरे उस कर्व पे उस पॉइंट पे स्लोप होगा क्या। हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1/a(x²), इक्वेशन दिया हुआ है क्या यहाँ पे, तो देखिए y इज इक्वल टू 1/a इंटू x² दिया हुआ है क्या। स्लोप क्या होगी dy/dx स्लोप होगी, पक्की बात है। तो 1/a कांस्टेंट x² का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2x, dy/dx होता है वो कितना होता है उस पॉइंट पर, क्या tan थीटा होता है क्या, तो dy/dx क्या हो गया tan थीटा। इस पॉइंट के लिए tan थीटा का वैल्यू मुझे पता है, tan थीटा का वैल्यू उठा के यहां पे डाल दूं तो ये हो जाएगा 2x/a इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा कितना था बेटा म्यू, तो यहां से जो x है उसका वैल्यू हो जाएगा म्यू a/2, क्या हो जाएगा म्यू a/2। तो ये तो हो गया मेरे पास इस पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट। अगर इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट x, y है तो x का वैल्यू तो आ गया मेरे पास, x का वैल्यू तो आ गया। y जो होगा वो इस पॉइंट का क्या हाइट हो जाएगा क्या, y जो होगा वो इस पॉइंट का हाइट हो जाएगा क्या। x मेरे पास आ चुका है म्यू a/2। अपने पास इक्वेशन क्या थी, अपने पास जो इक्वेशन थी वो थी y इज इक्वल टू 1/a इंटू x²। अरे ये पॉइंट पैराबोला पे ही तो है, उस पॉइंट का अगर मुझे x आ गया तो पैराबोला की इक्वेशन में x का वैल्यू लिख दूंगा तो उस पॉइंट का y आ जाएगा क्या, उस पॉइंट का y आ जाएगा, मतलब उस पॉइंट का जमीन से हाइट आ जाएगा क्या, यही तो होगा। तो यहां से जो y हो जाएगा वो हो जाएगा 1/a, x हो जाएगा म्यू स्क्वायर a²/4। तो यहां से जो y हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू स्क्वायर a/4, क्या हो जाएगा म्यू स्क्वायर a/4। दिस इज द आंसर। काफी आज के लिए, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।